हेलो एवरीवन। तो चलिए ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। आपको बताना है कि भारत की कोऑर्डिनेट्स में जो अवस्थिति है वो क्या है। तो हमें पता है कि इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ साइड लोकेटेड है और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। और इसी तरह से अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में लोकेटेड है। तो इस तरह से अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों ही इसने लैटिट्यूड दे दिया है, तो इस तरह से ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, इसमें भी नॉर्थ साउथ दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, तो इसने दे रखा है 37 डिग्री से 8 डिग्री। ये थोड़ा सा क्लोज है लेकिन करेक्ट नहीं है, क्योंकि करेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए था, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ दे रखा है 8 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे करेक्ट वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि हमें इनकरेक्ट नहीं करेक्ट पूछा है। हो सकता है अगले किसी क्वेश्चन में करेक्ट की जगह इनकरेक्ट आ जाए, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है। चलिए, 2 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो वर्ड प्लानेट है, प्लानेट वर्ड ग्रीक वर्ड प्लानेटाई से बना है, जिसका मतलब होता है वांडरर्स, यानी कि घुमक्कड़। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो प्लानेट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ही बना है, और ग्रीक वर्ड प्लानेटाई का मतलब होता है वांडरर्स, यानी कि घुमक्कड़। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। तो देखिए, 8 प्लैनेट्स में से जो आउटर 4 प्लैनेट्स हैं उनमें रिंग सिस्टम होता है, यानी कि ग्रह के चारों तरफ वलय पाई जाती है। हालांकि अगर आप किसी इमेज में देखोगे तब आपको ये जो वलय है केवल सैटर्न में दिखाई देगी, लेकिन अगर टेलीस्कोप से देखा जाए तो ये जुपिटर में भी दिखाई देगी और यूरेनस में भी दिखाई देगी। तो इस तरह से दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कर्क रेखा किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमें पता होना चाहिए कि 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 1, 2, 4 यानी कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड आ रहा। यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे पांच यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो सबसे पहले सन, सूरज तो सोलर सिस्टम का पार्ट होगा ही। उसके बाद है 8 प्लैनेट्स, यानी कि 8 ग्रह, ये भी सौर तंत्र का भाग है। तो तीसरा है सैटेलाइट्स। तो देखिए, सोलर सिस्टम के पार्ट में सन रहता है और सन के अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहे हैं,
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे जो 8 ग्रह हैं ये तो क्या है, सूरज के चारों तरफ डायरेक्टली रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन जो सैटेलाइट है, यानी कि जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, ग्रह के चारों तरफ घूम रहा है। और ग्रह किसके चारों तरफ घूम रहा है, सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। तो इस तरह से जो सैटेलाइट है हम कहेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इस तरह से सन और 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स ये तीनों ही सोलर सिस्टम के पार्ट होंगे। इसके बाद अगला है एस्टेरॉयड। तो एस्टेरॉयड इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच में एक बेल्ट है, और ये भी जो हैं ये रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो ये भी क्या हो जाएगा, सोलर सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। और अगला है मेटेरॉयड। मेटेरॉयड जो है एस्टेरॉयड से छोटे होते हैं, और एस्टेरॉयड से या कॉमेट्स से ये जनरेट होते हैं। यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट से या जो कॉमेट होते हैं वो अगर टकरा जाएं किसी प्लैनेट से या एस्टेरॉयड बेल्ट से, तो उससे जो अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट आता है उसको बोलते हैं मेटेरॉयड। तो इस तरह से ये जो मैंने 5 ऑब्जेक्ट बताए, ये 5 के 5 सोलर सिस्टम का पार्ट हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। बताना है आपको कि वो अक्षांश जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो बहुत आसान है, कर्क रेखा, यानी कि 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में काटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको फिर से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि डेड सी नॉर्थ अमेरिका में है जिसकी सैलिनिटी 340 ग्राम पर लीटर है। अब देखिए यहाँ ऐसा है कि जो डेड सी है उसका जो सैलिनिटी है, लवणता है 340 ग्राम प्रति लीटर है, ये सही बात है। लेकिन डेड सी नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, ये इज़राइल के पास है। तो इस तरह से जो इसका पहला स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। तो देखिए इसमें आसानी से तैरा जा सकता है। रीज़न ये है कि इसमें क्योंकि सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, यानी कि इसके ज़्यादा लवड़ी होने की वजह से इसका जो उत्प्लावक बल होता है, यानी कि जो बाइंड फोर्स बनता है वो ज़्यादा बनता है, इसलिए इसमें स्विमिंग करना आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ गुजरात एंड द ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमें बताना है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो समय है उसका अंतराल कितना है। तो इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी में जो लॉन्गिट्यूड्स हमने बना रखे हैं अपनी सुविधा के लिए, तो 360 डिग्री के बना रखे हैं। अब एक अपने अक्ष पे पृथ्वी को घूमने में जो समय लगता है वो लगता है 24 घंटे का, यानी कि 360 डिग्री पूरा घूमने में लग रहा है 24 घंटे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री जब घूमती है तो इसमें टाइम कितना लगता है, 4 मिनट का लगता है। ठीक, अब अगर ऐसे बात करें कि जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कि देशांतरीय विस्तार जो है, वो अभी हमने ऊपर बात की थी कि 68 डिग्री से अप्रॉक्सीमेटली 74 डिग्री तक, 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है। यानी कि लगभग देखा जाए तो 30 डिग्री का जो है तो पूरब एक गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में लॉन्गिट्यूड आता है। यानी कि सूर्य की किरणें
अरुणाचल प्रदेश पे जब पड़ेंगी उसके बाद उन्हीं सूर्य की किरणों को गुजरात में पड़ने में जो समय लगेगा, और थोड़ा सरल भाषा में बोलें, हम ये कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में आप बैठे हुए हैं और आपके लिए सूर्य की पहली किरण जब आपको दिखाई दी तो आपने गुजरात में आपका दोस्त है उसको फ़ोन करके पूछा कि क्या तुम्हें भी सूर्य की पहली किरण दिखाई दे रही है, तो गुजरात वाले को नहीं दिखाई देगी, वो कहेगा कि अभी यहाँ अंधेरा है। तो अब पूछा ये जा रहा है इस क्वेश्चन में कि बताइए गुजरात में जो आपका दोस्त बैठा है उसे सूरज की किरण कितनी देर बाद दिखाई देगी। तो ये जो डिफरेंस हमें अगर पता करना है कि कितनी देर बाद दिखाई देगी, तो पृथ्वी का वो हिस्सा अरुणाचल प्रदेश वाला जो सूर्य के सामने है और जो गुजरात वाला हिस्सा है, गुजरात वाले हिस्से को सूर्य के सामने आने में कितने डिग्री तक घूमना पड़ेगा पृथ्वी को, तो लगभग 30 डिग्री घूमना पड़ेगा। और अभी हमने बात की थी कि 1 डिग्री घूमने के लिए 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। तो अगर 30 डिग्री घूमना है तो कितने मिनट का समय लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 × 4 कितना हो जाएगा, लगभग 120 मिनट। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 2 आवर्स यानी 2 घंटे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि लवणता का मतलब होता है 1000 ग्राम पानी में कितना सॉल्ट घुला हुआ है। तो ये सही स्टेटमेंट है, सैलिनिटी का यही मतलब होता है। दूसरा, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियंस इज़ 15% पर 1000। यानी कि जो समुद्र है उसकी जो लवणता होती है, औसत लवणता, वो कितनी है, 15 ppt। ppt यानी कि पार्ट्स पर 1000। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि समुद्र की जो औसत लवणता होती है वो होती है 35 पार्ट्स पर 1000। तो 2 स्टेटमेंट्स में से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज वंस द पार्ट ऑफ अ ह्यूज लैंड मास कॉल्ड। आपको बताना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये किस एक विशाल भूभाग का हिस्सा था। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 510 से 180 मिलियन साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको बोला गया है, जिसका नाम दिया गया है पैंजिया। और पैंजिया जो है, पैंजिया ब्रेक हो करके इसके 2 पार्ट बने थे, और जो 2 पार्ट थे उसमें से जो दक्षिण वाला हिस्सा था उसको बोला गया गोंडवाना लैंड और उत्तर वाले को बोला गया अंगारा लैंड। अब जो दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड है ये और टूटा, और इसके टूटने से दक्षिणी गोलार्ध के ये हिस्से बने, जैसे कि अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप। तो इस तरह से हमसे पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप किस विशाल भूभाग का हिस्सा था। तो अभी हमने देखा कि गोंडवाना से जो हिस्से टूटे थे उनमें से एक हिस्सा कौन सा था, भारतीय उपमहाद्वीप का था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गोंडवाना लैंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कंसीडर द फॉलोइंग। आपको यहाँ 5 वाटर के सोर्स दे रखे हैं और बताना है कि फ्रेश वाटर का सोर्स कौन सा है। ओशियन तो फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है, क्योंकि
इसका पानी तो खारा होता है। दूसरा है रिवर्स, ऑब्वियसली इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद पॉन्ड्स, तालाब को भी हम यूज़ करते हैं। स्प्रिंग्स, झरनों का भी हम प्रयोग करते हैं। ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स तो मेन सोर्स ही है जहाँ से मेल्ट होने के बाद पानी हमें मिलता है। तो इस तरह से ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इसमें केवल फर्स्ट ऑफ जो है वाटर का सोर्स, ये फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है, बाकी के सारे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुट्टनाड या कुट्टनाडु ऑफ केरला इज़ फेमस फॉर। तो केरल का जो कुट्टनाड स्थल है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द रीजन विच विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। यानी ये वो केरल का वो क्षेत्र है जो भारत का सबसे निचले स्तर पर है, जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। ये इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ये अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थल है और इस जगह को राइस बाउल ऑफ केरला भी कहते हैं। यानी कि केरल का ये चावल का कटोरा है के रूप में जाना जाता है और ये प्रसिद्ध है यहाँ पे चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने इसको डिक्लेयर किया है ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम के रूप में। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डिक्लेयर किया है किसके रूप में? ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम के रूप में। तो ये हो गई बात कुटनाड की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से आपको यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है अ सिस्मोग्राफ इज़ यूज्ड टू मेजर एन अर्थक्वेक। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भूकंप के लिए जो जैसी मापने का जो यंत्र है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। ये भी सही है। रिक्टर स्केल पे हम मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को, जिसमें अगर रिक्टर स्केल पे अगर रीडिंग 2.0 की या उससे कम की आ रही है तो ये बहुत हल्का अर्थक्वेक माना जाता है। और अगर ये 5 से ज़्यादा की आ रही, 5.0 से ज़्यादा की आ रही, तो ये डैमेज कर सकता है ये अर्थक्वेक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अगर ये 6.0 से भी ज़्यादा का है तो इसको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात कर जो ये डिस्ट्रक्टिव होता है 6.0 से ज़्यादा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताना है शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं किसका हिस्सा हैं। बहुत आसान है ये। इसका करेक्ट आंसर होगा हिमालयन रेंज। इसके बाद ये मैपिंग का क्वेश्चन था। तो आपको ये अगर 6 to 10th क्लास की NCERT आपने पढ़ रखी है ठीक से तो बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है P वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरा है L वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और तीसरा है S वेव्स और सरफेस वेव्स। सबसे पहले ये जो वेव्स हैं इनके बारे में ज़रा थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं। तो देखिए, जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो इससे दो तरह की जो वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं। एक होती हैं बॉडी वेव्स और एक होती है सरफेस वेव्स। जो बॉडी वेव्स होती हैं ये भूकंप का जो फोकस पॉइंट वहाँ से ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसकी वजह से जनरेट होती हैं। इसीलिए और ये पूरे बॉडी अर्थ के पूरी बॉडी में ये ट्रैवल करती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? बॉडी वेव्स। अब ये दो तरह की होती हैं बॉडी वेव्स, दो तरह की। एक होती है P वेव्स और दूसरी है S वेव।
जो पी वेव्स हैं इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। अब ये जो पी वेव्स होती हैं, पी वेव्स में हमने बोला कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और जो एस वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे। अब थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ का क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का क्या मतलब है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे समझिए कि जैसे किसी बैंक के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है। अब लंबी लाइन लगी हुई है, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, तो धक्का दे दिया तो क्या होगा, आप देखेंगे कि लोग एक लहर जैसे बनेगी और लोग आगे की तरफ जाएंगे। फिर जो सबसे आगे है उसको गुस्सा आ जाएगा और वो फिर पीछे की तरफ धक्का लगाएगा, तो फिर से एक लहर बनेगी और पीछे की तरफ लोग गिरेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें होता क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स यानी कि अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो लाइन में जो लोग लगे हुए थे, तो वो जो लोग हैं वो क्या है, पार्टिकल्स हैं। अब हर कोई जो लाइन में लगा है वो कहाँ जा रहा है, बैंक की तरफ जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन के जो डायरेक्शन है, हर व्यक्ति जो जिसको धक्का लग रहा है वो या तो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, यानी कि जो कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि पार्टिकल्स यानी कि लोगों का जो मूवमेंट हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना है। ठीक, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। लेकिन है कैसे, जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना है उस डायरेक्शन के पैरेलल ही उनका मूवमेंट हो रहा है। जैसे साउंड वेव्स की अगर बात करें, जब साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो जो सोर्स है वहाँ से जो रिसीवर है, जैसे मैंने बोला और सामने कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है उसने सुना, तो मैंने जब बोला तो मेरे माउथ से उसके ईयर तक के बीच में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो एयर पार्टिकल्स उसी तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं जिस तरह से अभी मैंने बोला कि बैंक के सामने जो लाइन लगी हुई है, तो जिस तरह से वो लोग वाइब्रेट कर रहे हैं आगे या पीछे, उसी तरह से जो जब साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं तो जो सोर्स होता है, सोर्स से जो रिसीवर है वहाँ तक के बीच में जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनमें क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, उनमें दोलन होता है। ठीक, तो हमने लाइन में देखा कि जब धक्का लगता है तो क्या होता है, जब लोग गिरते हैं तो क्या होता है, उसे पार्टिकल्स पास पास आते हैं, यानी कि कंप्रेशन होता है। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगों की। अनुप्रस्थ को भी इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझिए कि जो लाइन लगी हुई है उसमें जो सबसे पीछे आदमी है उसको मैंने बोला आप जंप करो, और अगले आदमी को जो उसके आगे लगा हुआ है उसको बोला गया है ये जैसे ही नीचे आएगा जंप करने के बाद तुम्हें जंप करना है। तो इस तरह से क्या होगा, आप दूर से देखोगे तो आपको एक लहर जैसा दिखाई देगा कि कोई जंप कर रहा है, और बिल्कुल उसी तरह से ये जो जंपिंग है ये आगे तक जा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पार्टिकल जो है उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे, और जो ट्रांसमिशन की डायरेक्शन है वो क्या है, वो तो बैंक की तरफ है, सीधे है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हुआ है वो जो ट्रांसमिशन की जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो आंसर होगा परपेंडिकुलर है। तो इस तरह की जो तरंगें होती हैं, लाइट वेव्स ऐसी ही वेव्स होती हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स। तो हम बात कर रहे थे, अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था अर्थक्वेक से जो वेव्स क्रिएट जो बनती हैं वो दो तरह की हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। हमने बॉडी वेव्स में दो को देखा, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स में पी वर्ड कहाँ से आ गया, तो पी वर्ड आया है क्योंकि ये प्राइमरी वेव्स होती हैं, ये गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों ही मटेरियल के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं। और जो एस वेव्स होती हैं ये सेकेंडरी वेव्स होती हैं, और ये केवल सॉलिड मटेरियल के थ्रू ट्रैवल करती हैं। तो दो बातें तो हमें पता चल गई पी और एस वेव के बारे में। अब इसके बाद होता क्या है कि ये जो दोनों वेव्स होती हैं, जब अर्थ सरफेस
तक आती हैं तो इससे एक थर्ड टाइप की वेव क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं एल वेव या सरफेस वेव। एल वेव या सरफेस वेव जो है इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैम्ब्रिज के मैथमेटिशियन AEH लव ने, एल लव। तो यहाँ से इसको एल वेव हमने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो 3 वेव्स हो गई, P प्राइमरी वेव्स, S सेकेंडरी वेव्स और L लव वेव्स। इनको और क्या बोलेंगे? सरफेस वेव्स। तो अब हम वापस से क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था P वेव के लिए बोला क्या? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स तो S के लिए यूज़ होता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है L वेव्स लॉन्गिट्यूडनल, तो L तो लॉन्गिट्यूडनल है नहीं, तो सरफेस वेव्स है। और S वेव्स, S को इसने बोला है सरफेस, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं तीनों के तीनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, नन ऑफ द अबव। ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये भी थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर आपको इस जितना बताया है मैंने, उसके बाद भी अगर बात क्लियर नहीं है तो इसके ऊपर अलग से हम वीडियो बाद में बनाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन है द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आसान क्वेश्चन है, बताना है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो किस राज्य में नहीं मिलती है। तो देखिए, हिमालय जो फैला हुआ है वो 10 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। ये 10 कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके अलावा असम और वेस्ट बंगाल में भी इसकी रेंजेस मिल जाती हैं। तो अब इतने राज्यों के नाम में से जो उत्तर प्रदेश है वो नहीं आ रहा है, और करेक्ट आंसर यही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो इग्नियस शब्द है वो लैटिन वर्ड इग्निस से बना है, डिराइव हुआ है, और जिसका मतलब होता है फायर। दूसरा स्टेटमेंट है सेडिमेंट्री। ये जो शब्द है ये भी लैटिन वर्ड सेमेंटम से बना है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। और तीसरा है मेटामॉर्फिक, जो कि मेटामॉर्फोस से बना है, और ये एक लैटिन वर्ड है। तो ये जो 3 स्टेटमेंट हैं इसमें से पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तीसरे स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। जहाँ ये लैटिन वर्ड दिया है, एक्चुअली ये लैटिन वर्ड नहीं है, ग्रीक वर्ड है। मेटामॉर्फोस एक ग्रीक वर्ड है। तो इस तरह से 3 स्टेटमेंट में तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो सही आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 17, द गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा जो नदी है वो किस तरह के ड्रेनेज सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। अब ये एंटीसीडेंट होता क्या है इसको समझिए। देखिए, एंटीसीडेंट का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होती है अ थिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पहले से थी। होता क्या है कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो जब से बह रही हैं, जब से उनका फ्लो बना हुआ है, तब से अब तक उन्होंने अपना जो पाथ है वो चेंज नहीं किया, लेकिन उनके आसपास यानी नदी के लेफ़्ट और राइट साइड वाली जो ज़मीन है वो अर्थ के सरफेस की मूवमेंट की वजह से ऊपर उठ गई। तो इससे क्या हो जाएगा? एक गॉर्ज घाटी, गहरी घाटी जैसी बन जाएगी। तो ऐसी नदियों को एंटीसीडेंट, ऐसी जो नदियां होती हैं इनका जो सिस्टम होता है इनको बोलते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। यानी बहुत आसान है कि भाई ज़मीन इधर से उधर हो गई लेकिन नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। ज़मीन इधर से उधर हो गई लेकिन नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। तो गंगा नदी जिस मार्ग में चल रही थी, सतलुज नदी जिस मार्ग पे चल रही थी, और इंडस यानी सिंधु नदी भी जिस मार्ग पे चल रही थी, अभी भी उसी मार्ग पे चल रही है।
जबकि उन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उनकी ऊंचाई बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊपर हो गए, लेकिन नदी वहीं पे चल रही है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक गहरी खाई जैसे बन जाएगी, जिसमें खाई के नीचे क्या बह रही होगी, नदी, और आसपास की ज़मीन उठ जाएगी ऊपर। तो इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये तो हो गई बात एंटीसीडेंट के मतलब कि बाकी के जो 3 वर्ड हैं इनका भी मतलब हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। तो हमें करेक्ट आंसर तो मिल गया है कि जो गंगा नदी है वो किसका एग्जाम्पल है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि बाकी के जो 3 वर्ड हैं इनका क्या मतलब है। तो देखिए, एक वर्ड है कंसिक्वेंट रिवर। कंसिक्वेंट का मतलब होता है बाद में। तो या ये कहें कि कंसिक्वेंट का मतलब होता है, कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। ठीक, तो होता ये है कि जो भूभाग होता है उसका जो ढाल है, उस ढाल के अनुरूप जो नदी बहती है उसे कहते हैं कंसिक्वेंट रिवर। यानी कि जो स्लोप का जनरल डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग जब कोई रिवर फ्लो करेगी तो इस फ्लो से जो पैटर्न बनेगा इसको क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब बंगाल की खाड़ी की तरफ बह रही हैं क्योंकि जो स्लोप है वो उसी तरफ है। इसके बाद अगला है सब्सिक्वेंट रिवर। तो भाई सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कि जो नदी पहले से बह रही थी उसमें अगर कोई नदी आकर के मिल जाए, जो नदी पहले से बह रही थी उसमें अगर कोई नदी आकर मिल जाए तो इसको कहा जाता है सब्सिक्वेंट रिवर। जैसे कि गंगा बह रही थी, उसमें चंबल आके मिल गई, उसमें सिंध आके मिल गई, उसमें केन आके मिल गई, बेतवा, सोन, ये सब आकर के मिल गई। तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा सबसिक्वेंट रिवर। यानी कि ऐसे समझिए कि जो एंटीसीडेंट रिवर थी उस पे बाद में जो लोग आकर के उसको ज्वाइन कर रहे हैं, जो नदियाँ आकर के ज्वाइन कर रही हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंट रिवर। 3 में दिक्कत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आसान है। एंटीसीडेंट कौन सी नदी, वो नदी जो जहाँ थी वहीं चल रही है, ज़मीन इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इस नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। कंसिक्वेंट का क्या मतलब है भाई, जैसे जिस तरफ स्लोप है उस तरफ ये नदी बहेगी, ये नदी कौन सी होगी, कंसिक्वेंट होगी। सब्सिक्वेंट कौन सी होगी, जो एंटीसीडेंट में आकर के मिलेगी बाद में। यानी कि एक तरह से कहना चाहिए एंटीसीडेंट जो नदियां हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरी है, उनकी जो सहायक नदियां हैं वही क्या होती हैं, सब्सिक्वेंट। अब बात करते हैं एक और है पैटर्न, और वो है सुपर इम्पोज्ड। तो भाई सुपर इम्पोज्ड जो है, सुपर इम्पोज्ड और एंटीसीडेंट के डिफरेंस से हम समझते हैं कि सुपर इम्पोज्ड का मतलब क्या है। तो भाई ये जो एंटीसीडेंट नदी होती है ये क्या करती है, जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी के आसपास की जो ज़मीन थी वो ऊपर उठी, लेकिन गंगा नदी ने उस आसपास की जगह को भी वो काटती गई और अपने मार्ग पे चलती गई। ठीक, ये तो हुआ एंटीसीडेंट की बात। सुपर इम्पोज्ड में क्या होगा, ये एंटीसीडेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा डीपर कट करेगी और अपने पाथ को बना के रखेगी। मतलब सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम जिस नदी का होगा वो एंटीसीडेंट से भी ज़्यादा डीप उसका जो कट होता है वो आसपास की जो ज़मीन है उस पर लगता है। अब एंटीसीडेंट में एक बात होती है कि जो मिट्टी बनती है वो कैसी होती है, वो कमज़ोर होती है और आसानी से नदियों के द्वारा टूट जाती है। लेकिन जो सुपर इम्पोज होती है इसमें जो मिट्टी आसपास की रहती है वो, या मिट्टी कहें या आसपास की जो ज़मीन होती है वो मजबूत होती है। फिर से एक बार, एंटीसीडेंट के लिए मैंने बताया कि एंटीसीडेंट जिसे काट करके अपना रास्ता बना रही है वो कैसा था, कमज़ोर था। लेकिन सुपर इम्पोज्ड जो नदी है उसने जिसे काटा है वो मजबूत चट्टान थी, लावा वाली चट्टान थी। तो भाई अब हम सुपर इम्पोज्ड को फिर से एक बार समझते हैं कि इस क्या बात चल रही थी।
तो सुपर इम्पोज्ड का मतलब है एक ऐसी नदी जो एक सॉफ्टर रॉक एक लेयर पे चल रही थी और उसके बाद उसको काटते हुए और नीचे तक चली गई, और नीचे उससे ज़्यादा हार्ड रॉक सिस्टम है वो उसको भी कट कर रही है और अपने जो इनिशियल स्लोप है उसी को फॉलो कर रही है। तो इसे क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज्ड रिवर सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न। तो भाई ये हो गया इन चारों के बारे में बात। हालांकि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन गंगा के ऊपर था। कंसिक्वेंट, सुपर इम्पोज्ड और सब्सिक्वेंट के बारे में अलग से भी वीडियो बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है करेक्ट कौन सा है। तो 3 स्टेटमेंट में जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज द कोर। कह रही कि भाई पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक सतह है वो क्या है? कोर है। सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि कोर जो है निकल और आयरन का बना होता है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? निफे बोल देंगे। तीसरा स्टेटमेंट है द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जो केंद्रीय भाग होता है उसका बहुत ज़्यादा तापमान होता है और लो प्रेशर बता रहे हैं, ये बस यहीं पे गलती हो गई। हाई टेम्परेचर ठीक है, कोर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन लो प्रेशर नहीं होता है। तो 3 स्टेटमेंट में ऊपर के 2 स्टेटमेंट तो पूरी तरह से सही हैं, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इन बांग्लादेश रिवर गंगा इज़ नोन एज। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम दे दिया जाता है, जो एक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी ही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है द लेयर बेनेथ क्रस्ट इज मेंटल। क्रस्ट के नीचे जो परत होती है उसे मेंटल कहते हैं। सही है ये। द मेंटल फॉर्म्स ओनली 15% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। बस यहाँ गलती हो गई। मेंटल जो है वो पृथ्वी के आयतन का 15% नहीं बनाता, इससे ज़्यादा बनाता है। जो क्रस्ट है, सबसे जो बाहरी जो परत है, वो 1% पूरे पृथ्वी के आयतन का लगभग बनाती है, और जो कोर है वो लगभग 15% बनाता है। लेकिन जो मेंटल है, बाकी का जो बचा हुआ लगभग 84%, ये पूरा मेंटल से बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक फेमस टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ इज लोकेटेड। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अलकनंदा नदी है जिसके किनारे ये टेम्पल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन ध्यान रहे इस बार करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है इन्वायरमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। पर्यावरण जो है वो प्राकृतिक और मनुष्य निर्मित जो क्रियाएं होती हैं उन सब का पूरा क्रियाकलाप होते हैं, उन सब का पूरा एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है। सही बात है। पर्यावरण जो भी सब दिख रहा है, मनुष्य और प्राकृतिक चीज़ें सब मिला करके बनता है। दूसरा स्टेटमेंट, द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इन्वायरनर मीनिंग नेबरहुड। अब यहाँ सब कुछ ठीक है, बस जो ये लैटिन वर्ड दे दिया, बस यही गलती हो गई। इन्वायरनर जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो इस तरह से 2 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज़। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे लंबी नदी आपको बतानी है, गंगा है 2525 लगभग इसकी लंबाई है। उसके बाद गोदावरी का नंबर लगता है 1465 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है।
तो पहला स्टेटमेंट है एशियाटिक लायन इज़ इंडियाज़ नेशनल एनिमल, गलत बात। टाइगर है हमारा नेशनल एनिमल जो है वो कौन है, टाइगर। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा है द वन हॉर्न राइनोसिरोस आर फाउंड इन असम, सही बात है। एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो असम में मिलता है। इसके बाद द वाइल्ड एज आर फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन में जंगली गधे पाए जाते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यमुना नदी कहाँ से उत्पन्न होती है। बहुत आसान है, बंदरपूंछ जो ग्लेशियर, जो बंदरपूंछ जो पहाड़ी है, रेंज है, वहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर के पास, यहीं से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताने के लिए कहा गया है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि जो लौटता हुआ मानसून होता है, मानसून आता कब है, जून जुलाई में, और लौटता कब है, तो ठंड के टाइम पे, ठंड के पहले लौट जाता है। तो कहा जा रहा है कि उस टाइम पे जो हवा होती है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लैंड की तरफ, भूमि की तरफ चलती है। ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। जब मानसून वापस जा रहा होता है तब हवा जो है वो लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ रहेगी। उस टाइम पे जो डायरेक्शन होता है हवा का वो होता है नॉर्थ ईस्ट से हवा चलती है। तो ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला, ये गलत है। यानी ये याद रखना है कि जब मानसून आता है तब हवाएं पानी से भूमि की तरफ, और जब मानसून जाता है तब हवाएं भूमि से पानी की तरफ, ऐसे। दूसरा स्टेटमेंट है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून। तो जो लौटता हुआ मानसून होता है, भारत के नक्शे को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर उत्तर पूर्व की तरफ से हवा चलेगी तो वो हवा जाके कहाँ टकराएगी, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पे टकराएगी, और उस हवा में नमी होगी, और इसलिए ये लौटता हुआ जो मानसून है ये बारिश करा देती है ठंड के टाइम पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से दूसरा स्टेटमेंट सही है और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना, यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। सोन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सोन। सोन यमुना की नहीं, सोन यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से दो स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये भी स्टेटमेंट सही है। चाइना के बाद भारत दूसरा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद मॉनसून, क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम, बताना है कि मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो मौसम एक अरब शब्द होता है, अरबिक वर्ड होता है जिससे कि ये बना है, जिसका मतलब होता है सीज़न। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको स्टेटमेंट दिए 3, बताना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है द पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन 2 साइड्स, ये स्टेटमेंट गलत है। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप, इसमें दिया हुआ है कि वो भूमि का हिस्सा होता है जो 2 तरफ से पानी से घिरा होता है, 2 तरफ से 3 तरफ से घिरा होता है। जैसे भारत का जो दक्षिणी भाग है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे समझिए पिज्ज़ा में 4 पीस होते हैं, तो एक पीस को अगर हम प्रायद्वीप मान लें तो बाकी जो 3 पीस होंगे वो उसको क्या घेर के रखते हैं। तो इस तरह से, इसी तरह से प्रायद्वीप भी होता है। दूसरा स्टेटमेंट है द
नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। तो कश्मीर से कन्याकुमारी की जो दूरी है वो 3200 किलोमीटर है, और सही स्टेटमेंट है ये। इसी तरह से ईस्ट वेस्ट का जो एक्सटेंट है अरुणाचल प्रदेश से कच्छ का, वो 2900 किलोमीटर है, ये भी सही है। आसान ये आंकड़े हैं जो याद रहने चाहिए। ऐसे समझिए, भारत माता की जो ऊंचाई है वो 3200 किलोमीटर है, और जो एक हाथ से दूसरे हाथ तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो इंसान की ऊंचाई ज़्यादा होती है, और दोनों हाथ से जो उसकी चौड़ाई, दोनों हाथ फैलाने के बाद जो चौड़ाई बनेगी वो थोड़ा कम होती है। तो ऐसे ही इसको याद रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ डेली रेंज टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट। बताना है कि भारत के किसी हिस्से में जो दैनिक तापांतर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि वो कौन सा भाग है जहाँ एक ही दिन में बहुत ज़्यादा और बहुत कम टेम्परेचर रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का मरुस्थल। राजस्थान में ऐसा होता है कि दिन के समय पे तापमान बहुत ज़्यादा और रात के समय पे बहुत कम, डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है दिन रात के तापमान में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, विच आर द मंथ्स फॉर मानसून इन तमिलनाडु। बताना है कि तमिलनाडु में मानसून वाला महीना कौन सा है, कौन से महीने में बारिश होती है। तो अभी हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन में कि जो लौटता हुआ मानसून होता है, यानी ठंड के टाइम पे जब हवाएं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं, तो ये तमिलनाडु का जो लोकेशन है वो इस तरह से है कि वो हवाएं इससे टकराएंगी, तो इस टाइम पे तमिलनाडु में बारिश होती है। वहाँ का वार्षिक जो वर्षा होती है, एनुअल रेनफॉल, उसका 48% ये नॉर्थ ईस्ट मानसून से ही आता है। तो ये लगभग अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर के अंत तक ये ख़त्म होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से आपको यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है, द वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है उसका टूटना क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। सही बात है ये। दूसरा है, इरोजन एंड डिपोजिशन आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो क्षरण होता है वो बहते पानी से भी होता है, बर्फ़ से भी होता है और हवा से भी होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ। आपको बताना है कि जो भारतीय मानसून है उसका कारण क्या है। तो हैली ने कॉन्सेप्ट दिया था, और इनके कॉन्सेप्ट को थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून कहते हैं। और इनका कहना था कि जो भूमि और समुद्र का जो तापमान में अंतर है, इस तापमान में अंतर की वजह से मानसूनी हवाएं चलती हैं। ठंड के समय जो पानी है उसका टेम्परेचर होता है कम, और गर्मी के समय पे जो टेम्परेचर होता है लैंड का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से इनका एक स्टार्टिंग वाला मानसून का कॉन्सेप्ट है, हालांकि बहुत स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है। बाद में फिर जब डेवलपमेंट हुआ मानसून के कॉन्सेप्ट्स पे, तो दूसरी जो थ्योरीज आई हैं उन्होंने बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स बताए जिन सबको मिला करके पूरा मानसून का जो फिनोमेना है वो समझा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी। तो भूमि और समुद्र का जो तापमान का अंतर है उसकी वजह से मानसूनी हवाएं चलती हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है करेक्ट। पहला है, द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेज फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नदर्न इंडिया। दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की तरफ जो मानसून है उसका जो काल है वो घटता जाता है। इसमें थोड़ा इस स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ा जाए तो इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन देने वाला कहना ये चाह रहा है कि पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि
जो मानसून के पहुंचने का समय है वो पहले मानसून दक्षिण भारत पहुंचता है, उसके बाद धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ पहुंचता है। तो सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो वार्षिक वर्षा है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती जाती है। पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो गए, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हो गए, उसके बाद फिर पश्चिम में राजस्थान हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसके बाद जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो वैसे वैसे वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस द फीमेल लिटरेसी रेट इज़, बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 65.46। भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74% 2011 की मतगणना के अनुसार, जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर है 65.5% और पुरुषों की है 82.1%। तो ये आसान क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, रेगुर इज़ अनदर नेम फॉर, बताना है कि रेगुर नाम किस मृदा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्लैक सॉइल। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसमें पहला है, एशिया कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो हमें बताना है कि पता करना है कि एशिया जो है क्या वो पूरे पृथ्वी का जो भूमि का क्षेत्रफल है क्या उसका वो 1/3 हिस्सा कवर करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट हो गया। एशिया जो है पूर्वी गोलार्ध में आता है। तीसरा स्टेटमेंट, एशिया इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है सही है। यूरल जो पर्वत है वो एशिया और यूरोप को पृथक करता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा। बताना है कौन सी ऐसी मृदा है भारत में जो कि बेसाल्टिक लावा के टूटने फूटने से बनी है, क्षरण से बनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मृदा, यानी कि रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल को ब्लैक सॉइल अभी हमने ऊपर देखा था कहा जाता है। तो जो दक्कन के पठार में बेसाल्टिक लावा है उसके टूटने से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज सेल्फ फ्लोड सॉइल ऑफ द कंट्री। बताना है ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका कि खुद ही उसमें खुद से जुत जाती है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में अगर पानी डाल दिया जाए और उसके बाद जब धूप निकलती है तो उसमें अपने आप दरारें बन जाती है। तो इसी को कहा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे इसको किसी ने जोत दिया हो। तो खुद से जुताई हो जाती है ऐसी कौन सी मृदा है, तो ये काली मृदा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल, सी। इसके बाद, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पानी को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही पानी सूखेगा तो जो मिट्टी है वो फटने लगती है, उसमें दरारें पड़ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसीडर द फॉलोइंग। नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। बताना ये है कि इसमें कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो कार्डिनल पॉइंट का मतलब होता है 4 दिशाएं जो हम लोग बोलते हैं, यही है कार्डिनल पॉइंट। और इसके अलावा 4 जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं, जैसे कि इन चारों के बीच में, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटेराइट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। बताना है भारत की जो लेटेराइट मृदा है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है दे आर जनरली रेड इन कलर। तो लेटेराइट मृदा का जो सामान्य कलर रंग होता है वो लाल होता है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास। ये जो मृदा होती है इसमें नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है। तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ये मृदा जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः विकसित है। और आखिरी है टैपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दीज सॉइल्स, यानी कि कसावा, टैपियोका मतलब कसावा होता है, कंदमूल जैसा दिखता है, और कैश्यू यानी काजू। तो काजू और कसावा इसकी जो है मुख्य फसलें हैं जो इस मिट्टी में उगती हैं। तो अब बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन से स्टेटमेंट्स हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, लाल रंग की होती है लेटेराइट मृदा, और चौथा स्टेटमेंट भी सही है कि इसमें कसावा और काजू की खेती हो जाती है। लेकिन ये जो 2 स्टेटमेंट हैं कि इसमें नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिलती है, ये भी सही नहीं है। ये मुख्यतः दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक के भागों में, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, इन जगहों पे ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है लेटेराइट सॉइल इज़ फाउंडेड। तो ऊपर जो हमने भी एक्सप्लेनेशन दिया है उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 जो दिन हैं इसमें सूर्य की जो किरणें होती हैं ये इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स एक्सेप्ट पोल्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई पूरी पृथ्वी में ध्रुवों के अलावा दिन और रात जो हैं वो बराबर होते हैं। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी में क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण से जो दिन और रात की अवधि है वो अलग अलग अक्षांश में अलग अलग होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। 21 मार्च और 23 सितंबर ये वो दिन होते हैं जब सूर्य की जो किरणें होती हैं इक्वेटर पे यानी कि विषुवत रेखा पर बिल्कुल लंबवत पड़ती है, और इस दौरान पूरी जो पृथ्वी है वहाँ दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं। तो इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा, यानी कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी है, नदियों के किनारे जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, एलुवियल सॉइल बोलते हैं इसे। इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन थोड़ा कम रहता है, और ये डेल्टा वगैरह वाले क्षेत्रों में और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। पहली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर है बी, 1960 में। जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना हुई थी पंतनगर में, उत्तर प्रदेश के, तब के उत्तर प्रदेश में था ये, अब उत्तराखंड में आता है ये, 1960 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है। फिर से यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है और आर्कटिक
वृत्त जो है, सर्कल है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको टेम्परेट जोन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि शीतोष्ण क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। दूसरा स्टेटमेंट है द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन इन फ्रिजिड जोन्स विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट। हाँ, तो ये दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि भाई जो फ्रिजिड जोन है, फ्रिजिड जोन का मतलब होता है पोल और जो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच का जो क्षेत्र है ये, और दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और जो अंटार्कटिक सर्कल इसके बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसको क्या कहा जाता है? फ्रीजिड जोन कहा जाता है। और यहाँ की खास बात यह है कि सूरज जो है कभी भी सर के ऊपर नहीं रहता है, हमेशा वो जो क्षितिज होता है उसके ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। मिक्स्ड फार्मिंग कंसिस्ट ऑफ, जो मिश्रित कृषि होती है उसका क्या मतलब, मिश्रित खेती का क्या मतलब है? तो ये आसान है बहुत। ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड ऑल्सो रियरिंग एनिमल्स, यानी कि बहुत सारी फसलें उगाना और साथ में पशुपालन, इन दोनों को, ये दोनों जो गतिविधियां हैं इनको मिला करके कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज़ लार्जेस्ट इन। बताना है कि जो कृषि जिस भूमि पर की जाती है उस भूमि को ऑपरेशनल लैंड कहते हैं, और ये जो साइज़ है सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये डेटा दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया बाय। एवरग्रीन जो रेवोल्यूशन है वो MS स्वामीनाथन ने टर्म जो है तो यूज़ किया था। तो बहुत आसान है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है द मिड डे सन इज़ एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड। कहा जा रहा है कि सभी अक्षांशों में जो दोपहर मिड डे जो सन होता है, दोपहर का जो सूर्य होता है वो बिल्कुल सिर के ऊपर कम से कम एक बार तो होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस वजह से केवल विषुवत रेखा से 0 डिग्री लैटिट्यूड से उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ केवल 23.5 डिग्री अक्षांश तक ही सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ऊपर होती हैं, यानी कर्क रेखा के ऊपर। इसी प्रकार से मकर रेखा के ऊपर जो क्षेत्र स्थित हैं वहाँ कभी भी सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता है, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कर्क रेखा के ऊपर वाले किसी स्थान पे हों और आप अपनी परछाई ना देख पाएँ, क्योंकि जब सूर्य आपके बिल्कुल सिर के ऊपर होगा तब आप अपनी परछाई नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये पहला जो स्टेटमेंट है ये तो हो गया गलत। अब इसके बाद दूसरा, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। कह रहे हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण जोन कहा जाता है, शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। गलत स्टेटमेंट है। शीतोष्ण अभी हमने ऊपर प्रश्न एक देखा था जिसमें ये बात आई थी कि कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल के बीच में या फिर मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे तो ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं।
फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड इज, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल ई बर्लॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द हाइएस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों के मामले में जो हरित क्रांति थी उससे सबसे अधिक फ़ायदा किस फसल को हुआ है? तो ये भी आसान है, गेहूँ वो फसल है जिसका कि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1960 में इसका उत्पादन 11 मिलियन टन था, जो कि 2018 में बढ़ करके 99 मिलियन टन तक इसका प्रोडक्शन पहुंच गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, पिंक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड। बताना है कि जो गुलाबी क्रांति है उसका संबंध किससे है। तो देखिए, भारत में गुलाबी क्रांति जो है उसका संबंध प्याज से है। हालांकि ओवरऑल जो गुलाबी क्रांति है वो मीट प्रोडक्शन से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में मीट प्रोडक्शन होता तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता, मीट प्रोडक्शन। लेकिन अब यहाँ क्योंकि मीट प्रोडक्शन वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें आंसर क्या देना है, अनियन प्रोडक्शन, यानी प्याज का जो प्याज से पिंक रेवोल्यूशन का संबंध है। इसके अलावा प्याज के अलावा और कौन सी चीज़ें, फार्मास्यूटिकल और प्राण प्रोडक्शन, झींगा मछली जो होती है उसका भी जो प्रोडक्शन है वो भी किस में आता है, पिंक रेवोल्यूशन में ही आता है। बाकी एक्सक्लूसिवली जो ये जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है मीट और पोल्ट्री जो प्रोसेसिंग सेक्टर होते हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज़ इरीगेटेड बाय ट्यूबवेल। बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है उसकी सिंचाई ट्यूबवेल से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हु इज़ रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ इरिगेशन वर्क्स इन साउथ इंडिया। बताना है कि दक्षिणी भारत में सिंचाई के कार्यों का जो पुरोधा था वो कौन था। तो ये हैं सर आर्थर कॉटन। ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे और इन्होंने दक्षिण भारत में कैनाल प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से आपको दो कथन दिए गए हैं और बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला है, द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, कि भाई सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये तो सही बात लिखी हुई है, ये कथन सही है। दूसरा है, द गैसेस आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो कहा जा रहा है कि सौर तंत्र में जो ऊष्मा और प्रकाश का जो स्रोत है वो गैस है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको सही नहीं कह पाएंगे, या तो गैस का सीधा नाम बताते कि हाइड्रोजन हीलियम, अब केवल गैस दिया है तो ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। और सूर्य इसके लिए सही शब्द रहेगा, सूर्य लिखा जाता। सूर्य जो है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट के लिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। तो मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है केरल में स्थित है। ये एक मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है और पालक्कड़ ज़िला है केरल में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, हरिके बैराज सोर्स ऑफ वाटर फॉर इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर, ये कौन सी नदियों के संगम से इसको पानी प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यास और सतलुज। यहाँ से पानी जाता है और 640 किलोमीटर साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है जिसमें पंजाब और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान आते हैं वहाँ इसका पानी भेजा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, द बेनिफिशियरी स्टेट्स ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। बताना है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है
इससे किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये आसान क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ सरदार सरोवर डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड? तो बहुत आसान है। सरदार सरोवर डैम जो है किस नदी पे बना है? नर्मदा नदी पे बना है। लगभग 30 बड़े डैम इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ नॉट रिलेटेड टू रिवर नर्मदा? कौन सा बांध है जो नर्मदा से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें बारगी डैम जो है जबलपुर ज़िले में, और ये नर्मदा से संबंधित है। ओंकारेश्वर खंडवा, इंदिरा सागर भी खंडवा, ये तीनों ही नर्मदा से संबंधित है। लेकिन जो बाण सागर है ये शहडोल ज़िले में है, और ये जो है एक मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो कि यूपी और एमपी को फ़ायदा पहुंचाता है। सोन नदी पे, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, उस पे बना हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, विच प्लेट्यू इज़ नोन एज मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया? बताना है कि किस पठार को भारत का मिनरल हार्ट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे कोयला, लोहा, मैग्नीज़, माइका, बक्साइड, कॉपर, क्रोमाइट, ये सब जो मिनरल्स हैं पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, द बक्साइड इन इंडिया अकर्स प्राइमरली एज? बताना है कि जो बक्साइड भारत में है वो मुख्यतः किस रूप में मिलता है? तो ये ग्रेफाइट के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया? यानी कि बताना है भारत में कौन सा माइन है जो कि सबसे ज़्यादा, जिसको मैकेनाइज्ड किया गया, यानी वहाँ मशीनों से काम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, बैलाडीला माइन, दंतेवाड़ा ज़िले में है, छत्तीसगढ़ के। हालांकि जो मैकेनाइजेशन है उसका बड़ा विरोध किया जाता है। कारण ये है कि अगर मशीनों से काम ले लिया जाएगा तो वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जीविका यहाँ से छिन जाएगी। और ये पता होना चाहिए कि कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया में ही अकेले लगभग 6 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं, खेतरी। खेतरी प्रसिद्ध है किसके लिए? बहुत आसान है ये क्वेश्चन। कॉपर, तांबे के लिए खेतरी। खेतरी की खदान जो है झुंझुनू ज़िले में है, अरावली के बिल्कुल फुटहिल में। तो ये खेतरी की जो कॉपर बेल्ट है लगभग 80 किलोमीटर का इसका दायरा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज़ माइंड एट बेलाडीला? तो बताना है कि बेलाडीला जो है, बेलाडीला से कौन सा लोहे का अयस्क निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमेटाइट, जिसमें 60 से 70% शुद्ध लोहा होता है। और बेलाडीला ऊपर बात हो चुकी है, दंतेवाड़ा ज़िले में छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया इज़? बताना है कि भारत में जो शक्ति उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो किसका है, शेयर है वो किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मल पावर। इंडिया का जो कैपेसिटी है 2018 31 दिसंबर के आंकड़े में जो कैपेसिटी इंडिया ने बना ली है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से ये डेटा मिला है 349 गीगावाट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है थर्मल पावर का, जिसमें कि कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयले से बनता है, कोयले से बनता है, बनाते हैं, तापमान, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा से पानी गर्म होता है, पानी से भाप बनती है, भाप से टरबाइन घूमता है, टरबाइन से बिजली बनती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, द नेवेली थर्मल पावर प्लांट इज़ फेड बाई? तो आपको बताना है कि जो नेवेली का थर्मल पावर प्लांट है इसको किस प्रकार के कोयले से
ये चल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्शरी कोल। लिग्नाइट कोल होता है और तमिलनाडु की जो नेवेली थर्मल पावर प्लांट है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है स्टेनलेस स्टील इज़ एन एलॉय। बताना है कि स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है, किसको मिला के बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन क्रोमियम। मेनली आयरन होता है और इसमें क्रोमियम लगभग 11% होता है और साथ में निकल भी और दूसरे एलिमेंट्स भी बहुत कम कम होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 होगा इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ। तो भारत में जो स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसके लिए किस किस रसायन किस पदार्थ के आयात की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोकिंग कोल। कोकिंग कोल जो है मुख्य स्रोत है, स्टील कोकिंग कोल इसको बोलते हैं, ये मुख्य स्रोत है जिसमें लगभग शुद्ध कार्बन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है बोकारो स्टील प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द कोलेबोरेशन ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोकारो का जो स्टील प्लांट है वो किसके कोलेबोरेशन से बनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसिया। उस समय सोवियत यूनियन था और 1964 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में बनाया गया था। इसको पहला भारत का स्वदेशी स्टील प्लांट कहा गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और वहीं सबसे ज़्यादा नेटवर्क है नेशनल हाईवे का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना इज़ रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, सोशल इंटीग्रेशन के लिए भी नहीं है, रिवर लिंकिंग के लिए भी नहीं है, बल्कि ये हाईवे के डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें 10,000 किलोमीटर के हाईवे बन चुके हैं। 10,000 किलोमीटर का जो हाईवे से शुरुआत की गई इसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है उसमें किसको किसको जोड़ना है, तो 4 महानगरों को जोड़ने की योजना है ये, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसके बाद 2001 में ये शुरू की गई थी, ये भी आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें करेक्टली मैच नहीं है बी, साउथ ईस्टर्न रेलवे। इसका हेडक्वार्टर बताया जा रहा है भुवनेश्वर, लेकिन इसका हेडक्वार्टर होता है कोलकाता, और जबकि जो ईस्टर्न कोस्टल रेलवे है इसका जो मुख्यालय है वो है भुवनेश्वर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है ऑन विच सेक्शन द फर्स्ट CNG ट्रेन वाज लॉन्च्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। रोहतक रेवाड़ी हरियाणा में जो मार्ग था जहां पहली CNG ट्रेन को 14 जनवरी 2015 में इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप इज़ फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्टेड एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। बताना है कि कौन सा नस्लीय समूह जो है वो भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में भारत के नॉर्थ ईस्ट जंगली क्षेत्रों में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मंगोलॉइड्स। मंगोलॉइड जो नस्ल है ये मूलतः मंगोल के निवासी थे, इनके पूर्वज, और ये उत्तर और पूर्वी पहाड़ी में जो दर्रे थे वहाँ से भारत आए
और इनकी जो त्वचा होती है, इनकी स्किन का जो कलर होता है पीला लाइट येलो होता है, और कम हाइट होती है, और इनका जो सिर होता है तुलनात्मक रूप से शरीर के तुलना में बड़ा होता है, और इनकी जो आंखें होती हैं थोड़ा आधी खुली होती हैं, और चेहरा फ्लैट होता है, नाक इनकी चपटी होती है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बताना है कि कौन सा जोड़ा सही मिलाया हुआ है। तो इसमें सही होगा, सही केवल एक ही है, वो है संथाल ट्राइब जो है वो झारखंड उनका नेटिव स्टेट है। इसके अलावा 3 जो ट्राइब्स हैं उनका जो नेटिव स्टेट है वो गलत बताया गया है। जैसे थारू का उत्तराखंड है, और भूतिया जो ट्राइब है वो सिक्किम में मिलती है, कोल ट्राइब जो है यूपी में, और संथाली जो है वो झारखंड में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग अमंग द। बताना है कि दिवाली जो त्यौहार है वो एक शोक के रूप में मनाया जाता है। भारत में और विश्व में दिवाली का जो त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन बताना ये है कि भारत में कौन सी ऐसी ट्राइब है जहाँ पे ये शोक के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू। थारू जो है ये हिमालय के फुटहिल में दक्षिणी नेपाल और यूपी के स्टेट में मिलती है, और इसमें ऐसी किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने समुद्र को रास्ता बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला और ये हुआ कि अब समुद्र को सुखा देंगे, लेकिन उसके पहले ही समुद्र ने सरेंडर कर दिया और बोला कि भाई आप रास्ता यहाँ से बना सकते हैं, 2 बंदर हैं आपके पास। अब ब्रह्मास्त्र तो क्योंकि एक ऐसा मिसाइल था कि अगर उसको लॉन्च कर दिया तो अब वो तो कहीं तो जाएगा ही। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा करिए कि एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाले हैं, आप वहाँ फेंक दीजिए, तो वहाँ वो लोग जो हैं क्रिमिनल्स जो हैं मारे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने वहाँ मार दिया, और आज के जो थारू हैं उनको इसी पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है। तो इन लोग का मानना है कि भाई दिवाली के दिन बाकी जो लोग हैं वो खुशी के रूप में मनाते हैं, अगर उन पौराणिक राम के लिए जो कि आए थे वापस अयोध्या, लेकिन उन्होंने तो क्योंकि हमारे पूर्वजों को उनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसलिए हमारे लिए शोक के रूप में है। तो ये एक पौराणिक इस तरह से इसके पीछे बात बताई जाती है। तो याद रखना है आपको दिवाली वाली बात, थारू है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। गद्दीज़ जो हैं वो कहाँ के निवासी हैं। तो गद्दी टाइप जो है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये जम्मू कश्मीर में भी मिलते हैं, और ये मुख्यतः जो है ये भेड़ पालते हैं और खेती करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो भारत की जो सबसे बड़ी ट्राइब है वो 2011 के जो आंकड़े हैं सेंसस के, उसके अकॉर्डिंग भील है। भील की जनसंख्या जो बताई गई वो है 46 लाख लगभग, और 37% पूरे एसटी पॉपुलेशन का ये हिस्सा है, इसी में आता है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 84। टोडा ट्राइब इज़ द इनहेबिटेंट ऑफ। तो टोडा ट्राइब जो है बताना है कि कहाँ का इनहेबिटेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी ज़िला जो है तमिलनाडु का, वहाँ पे 6 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप हैं, उनमें से ये एक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक ऐसा दशक भी था जब जनसंख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। बताना है कि वो कौन सा दशक था। तो सही आंसर है 1911 से 21। इस दौरान जो है लगभग प्लेग और कॉलरा, मलेरिया, इन सब में मात्र प्लेग की वजह से ही 1918 में 140 लाख लोग मर गए थे। तो ये सब कारण थे इस समय, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि घट गई थी। इसके बाद लगातार बढ़ी है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86, विच स्टेट इज़ नोन एज सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया। तो बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, और ये कर्नाटक को कहा जाता है सिलिकॉन स्टेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, विदर्भ रीजन इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन स्टेट। तो ये बहुत आसान है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक भाग है, और यहाँ के जो किसान हैं, अक्सर खबरें आती रहती हैं कि इसमें इन्होंने सुसाइड कर लिया। कॉटन की यहाँ खेती होती है। नागपुर और अमरावती डिवीज़न इसमें आते हैं। इसके बाद द पैट रीजन इज़ लोकेटेड इन। पैट का मतलब होता है एक ऐसा पठार जो कि फ्लैट है, जिसका टॉप कैसा है, फ्लैट है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया था पैट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड छोटा नागपुर पठार के लिए ये प्रयोग किया जाता है पैट रीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट्स ऑफ। बताना है कि एनसीआर में कौन सा भाग नहीं आता है। तो एक बार ये देख लेते हैं कौन से भाग आते हैं। तो देखिए 3 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान। इन 3 के हिस्से एनसीआर में आते हैं, लेकिन पंजाब का नहीं आता है। अब उत्तर प्रदेश का भी देख लेते कौन कौन से हैं भाग। मेरठ है, गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत है, मुजफ्फरनगर, हापुड़। इसके अलावा हरियाणा से फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, लीड और करनाल। इसके बाद राजस्थान से भरतपुर और अलवर। ये क्षेत्र हैं जो एनसीआर का हिस्सा बन गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नोन एज राइस बाउलर इंडिया। बताना है कि भारत का धान का कटोरा कौन सा राज्य। बहुत आसान है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 3 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से 3 बड़े राज्य भारत के कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, विच स्टेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स। तो उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है, कौन इसका भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। 7 कौन से राज्य हैं जिनको 7 बहनें कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार सफ़र इंटरनल कोलैप्स। बताना है कौन सी सीमा है जिसके बाद जो तारा है उसका आंतरिक रूप से वो एक तरह से ध्वस्त होने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर लिमिट। इन्होंने 1931 में ये बात बताई थी कि 1.4 सूर्य का जो द्रव्यमान होता है उसका द्रव्यमान का जब 1.4 गुना द्रव्यमान श्वेत वामन तारे का हो जाता है तो उससे ज़्यादा और अब द्रव्यमान नहीं हो सकता है। इसके बाद अगर इसका द्रव्यमान बढ़ता है तो इस वजह से अब क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बनेगा। तो ये चंद्रशेखर लिमिट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 जो है ये कह रहा है कि ब्लैक होल इज़ अ बॉडी इन स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ रेडिएशन टू कम आउट, दिस प्रॉपर्टी इज़ ड्यू टू। बताना है कि जो ब्लैक होल होता है ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें से रेडिएशन भी बाहर नहीं आ सकती, प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता है। ऐसा क्यों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई डेंसिटी, यानी कि लाइट का डुअल नेचर बताया जाता है। यानी कि प्रकाश जो है उसका डुअल नेचर माना जाता है कि पार्टिकल के फॉर्म में भी प्रकाश है और वेव की फॉर्म में भी है प्रकाश। ठीक, तो अब अगर ये पार्टिकल की फॉर्म में है तो ब्लैक होल जो होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होने की वजह से, कि प्रकाश के कण भी बाहर नहीं जा सकते। यानी कि जो प्रकाश ब्लैक होल की तरफ गया वहाँ से वापस फिर लौट के नहीं आएगा। तो इसलिए हम ब्लैक होल हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ वापस हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, कलर देख पाते हैं, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। तो ये हो गई बात, आंसर हो जाएगा सी, हाई डेंसिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, द टर्म्स इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेस्ट ऑफ। आपको बताना है ये जो शब्द हैं इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी,
ये और स्टैंडर्ड मॉडल, ये जो हैं किस संदर्भ में समाचारों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये सब जो हैं ब्रह्मांड के पर्यवेक्षण और उसको समझने के लिए यानी ब्रह्मांड के स्टडी से रिलेटेड वर्ड हैं सारे। इसका लूनर इक्लिप्स से मतलब नहीं है, और इसका सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट पे सैटेलाइट को प्लेस करने से भी नहीं है, और इसका एवोल्यूशन से भी कोई मतलब नहीं है। इन सब का मतलब जो है वो यूनिवर्स से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 96 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट प्रॉपरली मैच। बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला जोड़ा सही है कि सबसे बड़ा जो है सोलर सिस्टम का जो ग्रह है वो जुपिटर है, सबसे छोटा मरकरी है और सबसे चमकीला वीनस है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्लो स्पीड है वो नेपच्यून की बताई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नियरेस्ट टू द इक्वेटर। बताना है कि सबसे कौन सा सिटी है जो सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा के पास में है। तो ये मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अगर आपने मैप में इन शहरों को, आपके दिमाग में इनका लोकेशन है, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ये लगभग 144 किलोमीटर विषुवत रेखा से दूरी है इसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। बताना है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती नहीं है। तो इजिप्ट से गुजरती है, यानी मिस्र से गुजरती है, भारत से भी गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, लेकिन ईरान से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 99 है। द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं। बहुत आसान है, अफ्रीका से गुजरती हैं तीनों की तीनों। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइज इन द, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है ये कहाँ पे पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में बिल्कुल बीचों बीच गल्फ ऑफ गिनी के पास ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये रहे 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। थैंक यू।